अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखता और न ही सियासत में उलझना इसका काम है। उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से क्या काम है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ मुल्क से करप्शन का खात्मा है। नैब बहैसियत इदारा ये कोशिश कर रहा है कि करप्शन के खात्मे के लिए हर ज़रूरी कदम उठाया जाए। चेयरमैन नैब ने कहा कि एक तबका 35 से 40 साल इक़्तिदार में रहा और एक कुछ माह इक़्तिदार में रहा, इसलिए 35 साल इक़्तिदार में रहने वालों का हिसाब ज़रूरी है, फिर महीने वालों का हिसाब किया जाएगा और उनका भी एहतसाब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क का कोई तबका खा इक़्तिदार में है या नहीं हमारे लिए बराबर है। चेयरमैन नैब के बयान पर सवाल हमारा कुछ इस तरह से है। 35 साल इक़्तिदार में रहने वालों का पहले हिजूरी है चेयरमैन नैब। क्या चेयरमैन नैब की हिकमत अमली दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, चेयरमैन नैब का जो बयान मैंने पढ़ा है उसमें, और वो जो उसमें है कि चेयरमैन नैब कह रहे थे कि इस बात पर बड़ा शोर मचाया जाता है कि अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, हुकूमत का एहतसाब नहीं हो रहा। तो उन्होंने इसके जवाब में जो लफ्ज़ सही वो कहा कि 35 साल वालों का एहतसाब पहले, लेकिन चंद माह वालों का भी एहतसाब साथ साथ हो रहा है। ये 2-3 जगह मैंने उनका पढ़ा है कि 35-40 साल वालों का एहतसाब पहले, मगर चंद माह वालों का भी एहतसाब हो रहा है। मुझे तो ये हिकमत अमली ठीक लगती है। लेकिन चेयरमैन साहब से दरख्वास्त ये है कि बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए। दूसरा ये है कि बड़ा केस पहले और परचून और किराने वाले बाद में। तीसरा ये है कि हुकूमत में चंद माह वालों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पिछली हुकूमतों में भी साथ थे, उनसे पिछली हुकूमतों में भी साथ थे, वो सालों वाले हैं। तो अगर उनका कोई केस आ गया है तो उन पे भी नजर करम करें, मेहरबानी करें। और लेकिन चेयरमैन नैब ने 2-3 और बड़ी मजे की बातें की। जो लोग 80 और 90 की दिहाई में हुंडा 70 पर थे, इनसे पूछना कि दुबई में टावर कहाँ से आ गए, लंदन में जैसे जायदाद कैसे बना ली, कोई बुरी बात है? अब चेयरमैन साहब से कहना यह भी था कि सारे जिन लोगों ने जायदादें बनाई हैं वो सारे करप्ट भी नहीं होते, और ज़रूर पूछना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, ताकि पता चले कि कौन किसने करप्शन की। उन्होंने कहा अखबारात में लगातार आया कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। मुझे तो अब पता चला है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है जोड़ तोड़। मैं खुशी हुई कि चेयरमैन नैब साहब को पता चल गया है, वरना ऐसे बेखबरी में मारे जाते। नैब को लान तान करने वालों से गुजारिश है कि ये वक्त और एनर्जी वो अपने दिफा पर खर्चें। बहुत खूबसूरत बात की है। और बाकी उन्होंने वही जो 26 अदालतों में 1250 मुकदमे ज़ेर समात हैं। वाइट कॉलर क्राइम में टाइम लगता है, बात लाहौर से हो तो ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचती है, और 100 अरब डॉलर कर्ज कर ज़्यादातर अल्ले तलल्लों पर खर्च हुआ है। बात ठीक कर रहे हैं कि 35-40 वालों का एहतसाब होना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि चंद माह वालों का भी होना चाहिए, लेकिन बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए। और 35 साल वालों में भी अगर कोई किराना है, छोटा मुकदमा है तो उसको छोड़ दें, अगर कोई चंद माह वालों में बड़ा मुकदमा है तो उसे पकड़ लें। केस देख कर फैसला करना चाहिए, और कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं नरमी है, कहीं गर्मी है, कहीं गिरफ्तारी है, कहीं सिर्फ तफ्तीशी हैं। ये नहीं लगना चाहिए। आपने कहा है कि केस देखते हैं, फेस नहीं देखते, तो फिर केस ही देखें, फेस ना देखें प्लीज़। सही, बिल्कुल आपके ख्याल में उनकी हिकमत अमली और बयान दुरुस्त है। सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, ये कह के कि जो अभी चंद माह हुए हैं इस हुकूमत को, कहीं समहाउ रिलीफ तो नहीं दे दिया या एहतसाब का डर खौफ रहेगा चेयरमैन नैब के इस बयान के बाद हुकूमत के लिए भी? पहली बात तो ये कि सवाल गलत है। आप लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या नैब या चेयरमैन नैब की हिकमत अमली दुरुस्त है या गलत है। ये न चेयरमैन नैब की हिकमत अमली है और न नैब की हिकमत अमली है। इनकी अगर अपनी हिकमत अमली होती तो इनको जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने इत्तेफाक करके बनाया हुआ था, और उसके लिए इन्होंने जितने जतन किए थे और जितने मिन्नत तरले किए थे वो हम सबको पता है, जरदारी की भी और नवाज शरीफ की भी। तो ज़ाहिरी बात है कि आजकल सिर्फ उन दोनों के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। तो मुझे तो ये आज किसी जज या मुहतसिब की नहीं, बल्कि पीटीआई और पीटीआई में भी जो शहरयार आफरीदी और इस तरह के लोग हैं, ये तो मुझे आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लग रही थी कि जिसमें सिर्फ अपोजिशन को लताड़ना। अब देखें कि इस तरह के मनासिब पे आप पूरे मुल्क का एहतसाब करना चाहते हैं
और आपके उस एहतसाब का इस मुल्क की सियासत पे, इसकी माशरत पे, इसकी समाज पे और इसकी मईशत पे ऐसे असरात मुरतब हो रहे हैं कि जो तबाकुन है, जो मुल्क को खाना जंगी और अफरा तफरी की तरफ ले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ख़ुद आपके अखलाकी मायारात ये हैं। पहली बात तो ये है कि आपने दो टोपियाँ क्यों रखी हुई हैं, एक मिसिंग पर्सन का और एक ये दूसरा। आज उन्होंने कहा कि मैं किसी सियासतदान से नहीं मिला हूँ, अब कल इनसे ज़्यादा मोतबर इंसान सरदार अख्तर मैंगल साहब कह रहे थे कि मेरी उनसे मुला, जाहिर बात है वो मिसिंग पर्सन के सिलसिले में हुई होगी। अब आपके पास एक पॉलिटिशियन मिसिंग पर्सन के सिलसिले में ज़रूरी है कि आपसे रोज़ाना लोग मिले, आपसे आम आदमी भी मिले, आपसे सियासतदान भी मिले, और चेयरमैन नैब की हैसियत में ज़रूरी है कि आप किसी से ना मिलें, आप जज की तरह अपनी ज़िंदगी रखें। तो ये, और ये आज कह रहे थे कि मैं किसी भी सियासतदान से नहीं मिला हूँ। इससे पहले आप पे वज़ीर-ए-आज़म के टीम के लोगों ने हम उस गंदगी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। आप तो अपने उस मामले के कि कौन आपकी वीडियो सामने लाया था, किसने आपको बेइज्जत करने की कोशिश की, आज तक आप उसका एहतसाब नहीं कर सके, तो आप किसी और का कर सकेंगे। फिर आपने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कहने पे, वज़ीर-ए-आज़म के ईमा पे एक चंद महीनों में खैबर पख्तूनख्वा के 2 DG नैब ट्रांसफ़र करा दिए। और इधर आप दावे इस तरह कर रहे हैं कि जैसे आप इस दुनिया के सबसे बड़े मुहतसिब हैं। मैं सिर्फ ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ अपना फ़र्ज़ समझते हुए एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है, खुदा न खास्ता जो तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें ज़िम्मेदारों में इस शख्सियत का नाम सर फहरिस्त होगा। सही, नहीं एक ऑप्शन आप ले रहे हैं और आप कह रहे हैं हिकमत अमली उनकी तो है ही नहीं। रीमा की तरफ जाएंगे। रीमा, आपके ख्याल में जिस तरह साफ़ी साहब भी कह रहे हैं चेयरमैन नैब के गिर्द अभी माजी करीब में घूमती कंट्रोवर्सीज, नैब के इदारे से मुतालिक भी, और उसके बाद आज उनका ये कहना कि नैब का इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? जी शुक्रिया अब्सा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल दुरुस्त है, तो मेरा जवाब नहीं है। जब भी चेयरमैन नैब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी कर देते हैं। कोशिश उनकी ये होती है कि वो जो कंट्रोवर्सीज है उनको क्लियर करें, लेकिन वो एक और नई बात ऐसी कर देते हैं जो, और ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की पूरा एक डिस्कोर्स है उसको और मेरा ख्याल है सपोर्ट करती है। अगर आप नैब का जो कानून है वो पढ़ें, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने पहले करप्शन की है उनका एहतसाब पहले होगा, ना ही नैब का जो प्रियम्बल है पूरा उसमें ये लिखा है कि सिर्फ नैब का ये पर्पस है कि जिन्होंने पैसा लूटा है और बाहर लेके गए हैं उन्हें वापस लाना नैब का फंक्शन है। बल्कि बहुत सी ज़्यादा प्रोविजंस तो ये हैं कि अगर अभी कोई करप्शन हो रही है, अभी लोग किकबैक्स ले रहे हैं, अभी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो नैब ने उसको पकड़ना है। तो वो तो जो आपकी करंट गवर्नमेंट है उसमें ज़्यादा अप्लाई होती हैं। तो उनका ये जो लॉजिक है कि 30-35 साल पहले जो करप्शन हुई है वो पहले हम देखेंगे, अब जो हो रही है उसको भी देखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल एक, और उन्होंने सपोर्ट की है ये बात कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात ये जो भट्टी साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि उनका मतलब क्या है इससे कि जो लोग 30-35 साल इक़्तिदार में रहे हैं, क्या सिर्फ लीडरशिप की वो बात कर रहे हैं या उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो पोजीशंस ऑफ पावर में रहे? अगर उनकी बात कर रहे हैं तो इस गवर्नमेंट में भी बहुत से वो लोग हैं, तो हम क्यों नहीं देख रहे कि उनके साथ भी उसी तरह एहतसाब का अमल हो रहा है जितना पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये बयान दे के और ये जो उनके खिलाफ स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज और नैब के रवैये पे, नैब की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे बात होती है उसको और उन्होंने फ्यूल दिया है, और उन्हें शायद परहेज करना चाहिए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से। वो नैब का जो नाम पहले ही इतना नोटोरियस है, इतना खराब है, उसको और वो बदतर कर रहे हैं इस तरह के बयानात से। नई एक ऑप्शन आप ले रही हैं। न्यायी साहब, आपके ख्याल में जैसा मौजूदा जो हुकूमत है उसके अरकान कुछ पहले ही आके बता देते हैं कि नैब अब किसको गिरफ्तार करने जा रहा है, जिसकी वजह से अपोजिशन की तरफ से नैब को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगता है। तो अब आपके ख्याल में चेयरमैन नैब जो अब बयान दे रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो हुकूमती अरकान है या उसमें शामिल अफराद जिन पर नैब केसेज है उनके लिए रिलीफ का चांस है, खबर है इस तरह की उनके लिए? मैंने आज चेयरमैन नैब की जो गुफ्तगू है, इत्तफाक से मैं उस वक्त टीवी के सामने बैठा था और पूरी जो है ना जिसको कहना चाहिए कि मैंने पूरी देखी है। उसके बाद मदर साहब का भी मैंने तबसरा सुना था, बहुत तीखा तबसरा माशाल्लाह किया, बहुत अच्छा किया। देखें,
अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़े अरसे बाद ये टीवी पे आए हैं, मेरा ख्याल था कि आज ये जब आएंगे तो ये जावेद चौधरी साहब के कॉलम का जो मतन था, जो कंटेंट्स था, जिसको इनके पास चीक्स नहीं है कि उसका एक फिक्रा भी इन्होंने डिनाई किया हो, गोल मोल होम्योपैथिक और उसके भी 3-4 जो जिसको कहना चाहिए कि तजादात से भरपूर इन्होंने उसकी बात की। मेरा ख्याल था कि उसके बारे में कहेंगे। उसी कॉलम में था जिसमें इन्होंने जिसका उसी बात का जो कह रहे थे, गलत बयानी कहां तक पहुंची है कि उसको उसके अंदर कह रहे हैं कि मैं इसलिए हाथ नहीं लगाता हूं कि हुकूमत टूट ना जाए। कह देंगे कम से कम इस फिक्रे को मैं कॉन्टेस्ट करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा और जावेद चौधरी को मैं कटहरे में लाऊंगा। जावेद चौधरी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, एक एस्टेब्लिश जिसको कहना चाहिए कि अखबार के अंदर जिसको पिछले 25-30 साल से वो मौजूद हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी सिफर हो जाती। आप जाएं और जाए करते। फिर दलील आज क्या दी? पिछली दफ़ा दलील दी थी कि यहाँ से मैं कोयटा चला जाऊँ, पेशावर चला जाऊँ। हमने यही डिस्कस किया था, हुजूर कोयटा पेशावर जो है ज़ाहिर है जाना बड़ा मुश्किल है। आज क्या फरमा रहे हैं? मैं 35 साल के करूँ। मुझे इतनी तकलीफ हुई है बात देख के। आपके पास कैसे साफ पानी 35 साल से है? लोगों से क्यों आप लोग झूठ बोलते हो? आशियाना स्कीम 35 साल से है। आज चीमा को फवाद को बेगुनाह पकड़ा हुए 35 साल से। 25 कंपनियों को आपने बुलाया इलेक्शन से पहले। कमल इस्लाम को आपने साफ पानी में पकड़ा 35 साल में, उसका इलेक्शन रियून कर दिया। आपने मुस्लिम लीग से इलेक्शन छीना मासूमियत की इंतहा देके। और भाई वो जो जावेद चौधरी के कॉलम में आपने फरमाया था कि सियासी जोड़ तोड़ में हुकूमत नहीं साहब एक ऑप्शन ले रहे हैं, आगे जाएंगे। बेगम मुझे थोड़ा 2 बातें और कह दें, क्योंकि उन्होंने 1 घंटा कौम को गुमराह किया है। एक शख्स जिसके किरदार पे उंगलियां उठी हुई हैं और हम बड़ी तकलीफ में हैं कि इतने बड़े ओहदे में पकड़ के कौन सी ब्लैकमेलिंग उसको हुई है कि वो चुप रहा है। और क्यों चुप रहा है? मेरे पे आप इल्जाम लगाएं और अगर झूठा है तो मैं कैसे चुप रहूंगा? आप इस मुल्क के अंदर कहां तक ये न्याय जो जो कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? आप कौम आपकी धूल झुकेगी? इनफैक्ट कौम जो है इस रवैये पे आपका नई ऑप्शन आप दे रहे हैं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे लोगों का जो इस तरीके से दिन दीगर तज्ज़ियाकारों को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। न्याई साहब, तजाद है आप कह रहे हैं उनके इस बयान में 35-40 साल वाली भी जो बात वो कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, न्याई साहब कह रहे हैं कि अब बहुत, क्योंकि जो भी बात चेयरमैन नैब करते हैं उसके ऊपर सवाल उठने लगते हैं। उनकी जो कॉलम से मुतालिक खबर थी या जो वीडियो स्कैंडल सामने आया था, तो क्या उससे मुतालिक भी उनको वजाहत करनी चाहिए या फिर वो अपने काम की बात करें? देखिए, ऑप्शन तो मैं नहीं का ले रहा हूँ और उसकी बुनियादी वजह ये कि आज उनकी जो भी मीडिया टॉक थी या तकरीर थी, उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि उनके अपने टेन्योर में अब पीटीआई का कोई भी केस जो है वो टेकअप नहीं करेंगे, क्योंकि 35-40 साल का अगर पहले एहतसाब करना है तो उस वक्त तक तो उनका टेन्योर ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर खामखाई अलीम ख़ान को गिरफ़्तार किया और अलीम ख़ान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की। वो केस तो नया था, उस केस को क्यों टेकअप किया गया? परवेज़ खटक वाले केस को क्यों टेकअप कर लिया गया? इमरान खान साहब वाले हेलीकॉप्टर केस को क्यों टेकअप कर लिया गया? अगर मामला सिर्फ पहले 35 और 40 साल का था, और ये ठीक है, उसूली तौर पे बात ठीक है कि जो पहले के केसेस होते हैं उनको पहले डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। काश यही बातें हमारी दीगर अदलिया भी करें, वरना अब तक तो असगर खान का केस डिसाइड हो चुका होता और भी बहुत से केसेस। दूसरी बात यह कि क्यों बार बार इनको सियासी बयानात देने की ज़रूरत होती है? ये प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका, ये प्योरली सियासी बयान है उनका। अभी सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि अख्तर मैंगल से वो मिल चुके हैं। कल मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि उनकी चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई थी, जिनको बकौल मौलाना के कि वो रिकग्नाइज़ नहीं कर सके उसमें। तो बात यह है कि जो टेलीविज़न है असल में उसने सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो जो ग्लैमर है टेलीविज़न का, उस पर सबको आने का शौक़ है और सब उस टेलीविज़न से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हर आदमी जो है अपनी प्रोजेक्शन चाहता है। उनको वो मुकदमात वो उठा लें। अभी हाल ही में शर्जील मेमन साहब को बेल हुई और मैंने उस ऑर्डर को नहीं देखा, लेकिन मैं असेंबली में शर्जील मेमन से मिला था तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा जिसमें मुझे बेल हुई है, और उसमें जो कोर्ट ने नैब के प्रोसिक्यूटर से क्वेश्चन किया है और उसका जवाब आया है।
आप जो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जो नैब के केसेस में रिमार्क्स आते हैं नैब के हवाले से, उसका जायजा लें आप। आपका ये काम है कि जहां नैब को डांट पड़ रही हो, प्रोसिक्यूशन खराब हो रही हो, इन्वेस्टिगेशन खराब हो रही हो, ये काम करें आप 35 साल 40 साल 50 साल पुराने केसेस करें, सही, शोर ना करें। ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस हैं कि जी होंडा वाला जो है वो दुबई में प्रॉपर्टी कैसी है, ये आपका काम नहीं है। अगर वो इलीगल है तो उसके खिलाफ केस लेकर आएं। लेकिन ये जो तकरीरें हैं, ये जो तकरीरी मुकाबले हैं, इसको खुदा के लिए वो करें। और जो जिस तरह न्याजी साहब कह रहे थे, अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि जावेद चौधरी अपने स्टेटमेंट पर खड़े हैं। अगर चेयरमैन नैब समझते हैं कि जावेद चौधरी ने गलत किया है तो उसको अदालत में और ऑफिशियली भी डिनाई नैब की तरफ से नहीं किया गया था इसको मुकम्मल तौर पे नई ऑप्शन आप ले रहे हैं। कम दें, काम ज्यादा करें। बिल्कुल ठीक है। बाबर सत्तार साहब, आपके ख्याल में क्यों सियासी बयानात चेयरमैन नैब को देने पड़ते हैं बार बार, और फिर ये जो बयान उन्होंने अब दिया है ये हुकूमती हलकों के लिए, क्या आपके खिलाफ, आपके ख्याल में रिलीफ है? देखिए, एक सियासी काम कर रहे हैं मजहर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए। ये तो एक बिल्कुल सियासी नैरेटिव है पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, कि जो 35 साल से दो खानदान यहाँ पे नाफिज हैं इस मुल्क के ऊपर, उनका एहतसाब किया जाए तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक सियासी नैरेटिव है ना, और ये एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। जब नैब का कानून बना और उसके अंदर ये शिक डाली गई कि 1985 से ये एहतसाब का अमल शुरू होगा, तो उस वक्त भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि उससे पहले क्यों नहीं होगा। दूसरा, जब नैब को इंडिपेंडेंस दी गई तो उसका मकसद ये था, और एक रीजन ये बताई गई थी कि हुकूमतें आती हैं तो पिछली हुकूमत के खिलाफ मुकदमे बना देती हैं, और हम चाहते हैं कि नॉन पार्टिजन बेसिस के ऊपर एक एहतसाब का इदारा बने। इस वजह से 1999 में जब ये बना तो ये कहा गया कि जनाब अब ये सबका एहतसाब करेगा, और इसे इतनी आज़ादी दी जाए कि हाजिर वक्त हुकूमत का भी एहतसाब कर सके। तो उस कानून की नज़र में, और रीमा ने भी ये बात कही कि ये बिल्कुल गलत है, आप पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। आपको तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आप उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, और कई केस में आपको इन्वेस्टिगेशन करके मटेरियल मिल जाएगा कि आप रेफरेंस फाइल करके मुकदमा चलाएं। किसी में ज्यादा टाइम लगेगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि 85 वाला मुकदमा हम सबसे पहले उठाएंगे, और फिर इनके जाती कॉन्डक्ट के ऊपर कितने सवाल उठ चुके। तो अब ये बात करते हैं तो कभी आपको हंसी आती है, कभी रोना आता है, लेकिन बिलमुम आपको शर्म आती है कि ये एहतसाब के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं और उसे आगे लेके चल रहे हैं। और बिल्कुल एक तमाशा है कि आप सुनते हैं उनकी बात और आप कहते हैं ये पाकिस्तान कैसे चल रहा है और ये किस तरफ जा रहा है। नहीं ऑप्शन बाबर साहब आप ले रहे हैं? जी जी साहब मुख्तसरन साहब। जी जी मुख्तसर जी साहब। देखें, एक तो हमारा निज़ाम और कानून है, दूसरा आजकल बात हो रही है रियासत मदीना की। तो मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन हमने उलमा से जो कुछ सुना है, तो रियासत मदीना जब कायम हुई तो उसमें माजी को सब बुला दिया गया। अबू सुफियान के घर को डिक्लेयर किया गया कि जो उसमें पनाह लेगा तो उसको कत्ल, मुकातला, बाकी सारी चीज़ें माफ़। यानी इस्लाम में रियासत मदीना में एहतसाब मुहीत बमाजी का तस्वर नहीं था। लेकिन ये किया गया कि आज के बाद कोई गलती करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, और आगाज़ होगा हुक्मरान से, अमीरुल मोमिनीन से, वक्त से। यानी इस्लाम रियासत मदीना में हाल और फ्यूचर का एहतसाब हो रहा था, माजी का नहीं। हम हमेशा जो है माजी के पीछे पड़ जाते हैं। नवाज शरीफ के दौर में पीपल्स पार्टी का कर रहे थे, उस वक्त जिसने जो मर्जी थी वो कर रहा था। आज हमारे लिए ये गंद बना हुआ है, इसलिए वक्त पे हम नहीं रोकते। तो ज़्यादा फोकस इस्लाम की रूह से और मुहज़्ज़ब दुनिया की रूह से वक्त के लोगों पे करना चाहिए। आइडियल सिचुएशन वो तो हो जाती है न्याय साफ़ी साहब। ठीक चलिए, लेकिन 10 सेकंड मुझे भी जी ऐड करें मुख्तसरन। एक क्लैरिफिकेशन है कि जैसे ये है कि ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की चॉइस हैं। वो जावेद चौधरी साहब का ये कॉलम में पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि जरदारी साहब की चॉइस थी जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर, जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर। ये नवाज शरीफ साहब के समधी हैं चौधरी मुनीर, ये उनकी चॉइस थी, और उनकी गारंटी पर फिर उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को मनवाया, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आगे जरदारी साहब से बात की और ये लग गए। हमारे पे मजीद वक्त नहीं है, हमने 2 और टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करनी है।
सिवाय इरशाद भट्टी साहब के तमाम तजियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया है, इरशाद भट्टी साहब ने हाँ का ऑप्शन लिया है। ये सवाल भी ज़रूरी है कि 35-40 साल पुरानी जो पार्टीज़ हैं उनमें से कई अफराद इस वक्त मौजूदा हुकूमत में शामिल हैं, क्या उनका एहतसाब भी उसी हिसाब से किया जाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है। रावलपिंडी में नई ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म ने खिताब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि करप्शन का मकसद पब्लिक का पैसा चोरी करना होता है और ये गरीब को गरीब और छोटे तबके को अमीर करती है। उन्होंने कहा कि मुल्क एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, इसके पीछे क्या है। 10 साल में 2 हुकूमतें कर्ज को 6,000 अरब से 30,000 अरब तक ले गईं, ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई बताए कि 60 साल तारीख में कर्जा 6,000 अरब हो और 10 साल में 30,000 अरब पर लिए ले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि जिन्होंने मुल्क को कंगाल किया है और लोगों पर मुश्किलात डाली हैं उनसे मैं जवाब लूँगा। इसके लिए ये जिस बादशाह से सिफारिश करा लें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और NRO की कोई छूट नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म और उनके बुज़रा बारहा अपोजिशन पर NRO मांगने का आ चुके हैं, जबकि अपोजिशन के मुतालबे के बावजूद NRO मांगने वाले का नाम सामने नहीं ला सके। इसकी क्या वजह है, गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, किसी बादशाह से सिफारिश करा लें या फिर घुटने दबाएं, NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म अपोजिशन की जानिब से NRO मांगने वाले का नाम सामने लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म NRO मांगने वाले का नाम सामने क्यों नहीं लाते, हाँ या नहीं। सबसे पहले हम सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, इससे पिछले सवाल में भी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे और इस सवाल के जवाब में क्या समझते हैं आप? जी, वो इरशाद भट्टी साहब ने चेयरमैन नैब के सफाई में जावेद चौधरी साहब के कालम का हवाला देते हुए कहा था कि वो उनकी तकर्री में ज़रदारी का कोई रोल नहीं था। अब पहली बात ये कि ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी और बराह रास्त मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अगर इस साहब की तकर्री का पूरा प्रोसेस कौम के सामने आ जाए तो पता नहीं इसके वैसे भी तो इमेज का ये हाल हो गया। दूसरी बात ये है कि इस मामले में वो सादिक और अमीन नहीं रहे। जिस तरह मज़हर अब्बास साहब ने कहा था कि जावेद चौधरी साहब का कालम अगर गलत था और इन्होंने डिनाई किया तो उसके बाद उनको अदालत क्यों नहीं ले गए। इसी तरह ये दूसरा मामला भी जो था, अगर इन्होंने डिनाई किया तो उनको अदालत क्यों नहीं ले गए। और बार बार इनके बारे में जो अदालतों ने रिमार्क्स दिए हैं आला अदलिया ने, तो एक ये कि वो सादिक और अमीन इस मामले में नहीं रहे। और मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूँ, जरदारी साहब की मर्ज़ी के बग़ैर ये चेयरमैन नैब हो सकते थे, क्योंकि अपोजिशन लीडर और हुकूमत ने उनका तकर्रुर करना होता है। तो मैं सिर्फ एक तो वो क्लैरिफाई करना चाहता था। सही हो गया। जी जी बिल्कुल जी। और साफ़ी साहब, ये हमारा जो सवाल है, वज़ीर आज़म ये हुकूमत बाकायदा तौर पे अभी कुछ दिन पहले ये बयान दे चुकी थी कि किसी ने NRO से मुतालिक किसी इंटरनेशनली किसी ने को नहीं बात की अभी तक, तो ये फिर बार बार वज़ीर आज़म को क्यों कहना पड़ रहा है? वज़ीर आज़म साहब का कुलिया ये है, अपने काबीना मेंबरान को और अपने तर्जुमानों को भी वो ये बार बार कई मरतबा कह चुके हैं कि देखें, एक चीज़ बार बार इस तरह दोहरानी है कि बेशक वो झूठ हो या सच हो, लेकिन वो लोगों के जहनों में रासिख हो जाए। उनकी सियासत का ये एक अहम टूल है, लेकिन इस चीज़ में वो नाकाम इसलिए होंगे क्योंकि कौम के आम आदमी से लेके ख़ास तक हर कोई जानता है कि NRO देना वो एक शौकत अजीज़ की जगह पे बैठे हुए बंदे का काम नहीं होता, वो परवेज़ मुशर्रफ की जगह पे बैठे हुए बंदे का काम होता है। इसी बात का इज़हार अपोजिशन करती भी है, मज़हर अब्बास साहब, और बार बार यही जवाब अपोजिशन देती है कि इमरान खान साहब से नहीं मांगेंगे अगर NRO मांगना होगा। लेकिन आपके ख्याल में क्यों इस बात का बार बार इजहार करना पड़ रहा है वज़ीर आज़म को? देखिए, एक जुमला तो पिछले सवाल के हवाले से मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूँ कि 35-40 साल का जो हिसाब लेना है तो वो कम से कम वो जितने साबिक़ चेयरमैन नैब गुजरे हैं उन सब से एक एक स्टेटमेंट तो ले लिया जाए कि उन्होंने एहतसाब क्यों नहीं किया और क्यों नहीं, क्या वजह थी, उन पर कोई दबाव था, क्या था, तो ताकि चीज़ें सामने आ जाएं। वरना 35-40 साल में, वैसे तो नैब 99 के बाद बनी है, लेकिन शायद उन सारे लोग कोई बात बता दें उनको कि क्यों ना एहतसाब हो सका, क्योंकि इनको तो इस दौर का या पिछले दौर का एहतसाब करना चाहिए। बाकी रह गई, देखिए, ये वज़ीर आज़म भी बात करते रहे हैं, शेख रशीद साहब भी अक्सर बात करते रहे हैं ना, वो कुछ बताते हैं, उनके पास रॉयल फैमिलीज़ आती रहती हैं, वो ख़ुद रॉयल फैमिलीज़ के पास जाते रहते हैं। एक रॉयल फैमिली अभी भी आने वाली है, उनको पता होगा, शायद सऊदीज़ ने उनको बताया हो कि शरीफ ने उनको अप्रोच किया है, शायद कतरी ने उनको बताया हो कि शरीफ ने उनको अप्रोच किया, शायद UAE के रूलर्स ने बताया हो कि शरीफ ने उनको अप्रोच किया।
तो वो खुद बताएं, उन्हें बताना चाहिए, इखलाकी तौर पे उनकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी ने अप्रोच किया है उनको, जिन 2 ममालिक की शायद वो जिक्र कर रहे हैं, शेख रशीद साहब जो जिक्र करते हैं, क्योंकि वो खुद बारह कहते रहते हैं, गेट नंबर 4 गालबन गेट नंबर 4 का ही वो जिक्र करते हैं कि वहाँ से कौन कौन आया, कौन कौन गया, उनको ज़्यादा पता होगा उस चीज़ का। लेकिन बताना चाहिए कि किसने अप्रोच की, किस तरीके से अप्रोच की उन्होंने। बाकी तो उनका डिसीजन है, वो नहीं दें एनआरओ, वो दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं या नहीं दे सकते ये एक अलग बहस है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए। वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इस तरह के स्टेटमेंट दे जिसको वो बाद में जस्टिफाई नहीं कर पाएँ, तो फिर ये चीज़ बड़ी सीरियस होती है। लिहाजा अगर उनको किसी ने अप्रोच किया है तो उन्हें बताना चाहिए। बाकी तो वो कहें कि जी मैं एनआरओ दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, वो सारी बातें तो वो रिपीट करते रहें, लेकिन ये बात उन्हें अखलाकी तौर पे बतानी चाहिए। अगर उन्हें किसी को अप्रोच किया, ये शेख रशीद साहब को बतानी चाहिए अगर किसी ने उनको अप्रोच किया, वरना तो वही बात है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था। बिल्कुल माहिर साहब, लेकिन ये बात भी इतनी दफ़ा रिपीट की गई है वज़ीर आज़म की तरफ से कि हमें हर बार इस पर सवाल भी करना पड़ता है। कुछ कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए भी बाबर सत्तार साहब, जिस तरह मज़हर साहब कह रहे हैं कि अगर कोई कर रहा है सिफारिश तो उनको एक्सपोज किया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म का स्टांस तो क्लियर है कि एनआरओ किसी को दिया नहीं जाएगा, बजाय इसके कि उसको डिनाई कर दिया जाए। देखिए, 2 चीजें समझ आती हैं। एक तो एक वाइडर ट्रेडिशन अभी सामने आ रही है और एक इमरान खान साहब की जाती रविश है। तो वाइडर जो एक ट्रेंड बन रहा है वो है तहकीक खत्म होने का, कि आप सुनी सुनाई बात, ये व्हाट्सएप का जो हमारा कल्चर है, आप 4 दोस्त बैठते हैं, कोई एक कहानी सुनाता है, वो आप आगे चला देते हैं ये कह के कि जनाब यही हकीकत है, और उस पर कोई तहकीक नहीं करता। अब इसमें 2 चीजें जो पुरानी मिसालें हमारे ज़हन में आती हैं, कितना यहाँ पे शोर शराबा हुआ नजम सेठी साहब के केस में 35 पंक्चरों का, और वो उन्होंने मुकदमे भी फाइल कर रखे हैं डेफेमेशन के। एक पूरी कहानी चलती रही यहाँ पे उस जमाने में कि जनाब ऐसे सियासी बयान कह दिया ये हुआ वो हुआ, और वो आखिर में इसी तरह शहबाज शरीफ पे इन्होंने इल्जाम लगाया कि पता नहीं कितने पैसे ऑफर किए थे, उन्होंने भी गालिबन डेफेमेशन का मुकदमा फाइल कर रखा है इनके ऊपर कि आप बताइए कि किसने आपको आके कहा कि मैंने आपको पैसे ऑफर किए हैं। तो यानी आप किस चीज को क्रेडिबल समझेंगे? तो चले, अब आप ऑपोजिशन में थे और कंटेनर की सियासत थी, अब तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं अनलेस कि आपके पास यानी अब आपको कोई अपना इन्फ्लुएंस अब्यूज करने के लिए कह रहा है ना, तो फिर आप आवाम को ये बता रहे हैं कि जनाब मुझे कोई पावर अब्यूज करने के लिए कह रहा है, फिर तो आप ठोस इंफॉर्मेशन दीजिए और एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। अब आप चलती चलाती बात तो नहीं कर सकते कि जनाब मुझे किसी ने कहा एनआरओ के लिए। तो ये अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन है, क्योंकि फिर वो चलती है, फिर वो सारी पीटीआई की जो ट्रोल टीम है, जो सोशल मीडिया पे बैठी है, जो लोग हैं, वो मनवन उसे सच तस्लीम करके तो उससे चलाना शुरू कर देते हैं आगे। और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से हमारा जो लार्जर एक नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव भी, सोशल नैरेटिव भी अंडरमाइन हो रहा है, कि हकीकत या ट्रूथ की वैल्यू खत्म होती जा रही है और आपको समझ नहीं आती कि क्या चीज सच है और क्या नहीं है। बिल्कुल सही। इरशाद भट्टी साहब, यही बात है और आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्यों बार बार वज़ीर आज़म इस बात का जिक्र करते हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने एनआरओ कोई मांग रहा है और किसी ने सिफारिश नहीं की, किसी बादशाह ने, तो फिर वज़ीर आज़म को क्यों इस बात का इजहार करना पड़ता है बार बार? सवाल यही जहन में आता है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि एनआरओ की एक हिस्ट्री है, हमारे ये जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इनकी बुनियादें एनआरओ पे खड़ी हुई हैं। जैसे मज़हर साहब एक कहते होते हैं कि इस जमहूरियत की बुनियाद भी एनआरओ पे खड़ी हुई है। एनआरओ जरदारी साहब अवीन फ़हीम के साथ क्या करने जाते थे मुशर्रफ के लोगों से मिलने के लिए? शहबाज शरीफ, चौधरी निसार ने 12 मुलाकातें रातों को क्यों जनरल कियानी से की? बीबी मुशर्रफ से क्यों दुबई में मिली? नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ साहब जब इधर ऐलान जंग कर रहे थे और उधर जद्दा क्यों चले गए डील करके? इसके बाद बीबी ने क्यों एनआरओ किया? 101 मिसालें हैं एनआरओ की पैदावार हैं। फ़र्ज़ करें इमरान खान बता देते हैं, वज़ीर आज़म बता देते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ से एनआरओ मांगा है, फ़लाँ ने फ़लाँ से एनआरओ की बात की है, कोई मानेगा? कोई तस्लीम करेगा? यहाँ तो एनआरओ करके मुकर जाते हैं, तहरीरी मुआहदे करके मुकर जाते हैं, फिर सऊदीज़ को आके कहना पड़ता है कि ये 5 साल नहीं 10 साल है, 10 साल है नहीं 5 साल है।
यानी ये, और दूसरी बात है, इनमें से कौन है जिसने एनआरओ नहीं किया? ये धरती ढीलों की है, एनआरओ की है। कहीं ना कहीं कौन देता है, क्या देता है, कब देता है, ये हम इस पे कई मरतबा बहस कर चुके हैं। ये सारे करते हैं, ये एक बार मजामती होते हैं, इनकलाबी होते हैं, पीछे और होते हैं। ये इन्हीं की पैदावार है, यही काम इनको आता है और यही काम इन्होंने किया है और ये करेंगे और बाद में भी करेंगे। बड़े सियाने लोग हैं, आपको हर मर्तबा हर मोड़ पर बेच कर निकल जाएंगे। दूसरी बात, वज़ीर आज़म साहब की बात पे आ जाए। उन्होंने कहा एनआरओ नहीं दूंगा, उन्होंने कहा कि एनआरओ मुकमका नहीं होगा। हमने सुना वज़ीर आज़म ने यह कहा था, मुझसे बिल वास्ता किसी ने एनआरओ नहीं मांगा, मान लिया। चंद दिन पहले वज़ीर आज़म ने कहा कि 1-2 मुल्कों के सरबराहों से बात हुई मगर मैंने मना कर दिया। मुराद सईद ने कहा 6 बंदों ने मुझसे एनआरओ मारा। शेख रशीद ने कहा मैंने शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिसके मर्जी घुटने दबा लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। अब वज़ीर आज़म भी नहीं बता रहे, मुराद सईद भी नहीं बता रहे, शेख रशीद भी नहीं बता रहे कि वो किधर बैठे हुए थे, कहाँ उन्होंने सुना था शहबाज शरीफ मांग रहे हैं, वो कौन थे वो जिन्होंने, और वो बच्चे कौन हैं जो एनआरओ मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, कौन किसके घुटने दबा रहे हैं, किसके घुटने में तकलीफ है। वो मुझे तो वो शेर याद आ रहा है कि वो जैसे एक बादशाह के घुटने दबा रहे थे, उन्होंने फ़ोन करके इमरान खान को कहा ए तिफले शरीफुन मेरे घुटने दबायुन। शेर सुने, आखिर पे शेर है, तिफले शरीफुन मेरे घुटने दबायुन, मैनू चोखा सकून आयुन, हबीबी सैयदी इमरानुन भायुन, एक एनआरओ दा सवालुन। आगे से उसने कहा ए कशकोल भरने वाले गोडे दर्दन दे मरीजुन, मुंह चुम लेंदा अगर हुंदा करीबुन, मेरी बकरियां दा दुध हाजर लजीजुन, माफी खलास नो एनआरुन। यानी अब मैं क्या करूं, किससे क्या करूं, यानी किससे क्या कह रहे थे, कौन किससे कह रहा था, अजीब व गरीब। ठीक भट्टी इमरान खान साहब, और यकीन रखें ये उनके वो खून गर्म करने का बहाना है। उधर वाले कह रहे हैं सारी रात एनआरओ की बातें करते हैं और करते हैं, दिन को और हो जाते हैं, ये और हैं वो और हैं, क्या करें आप। सही भट्टी साहब। तो रीमा, आपके ख्याल में, भट्टी साहब तो कह रहे थे कि इमरान खान साहब बता भी दें कि कौन मांग रहा है एनआरओ, तो कौन यकीन करेगा? क्यों नहीं लोग यकीन करेंगे? जो अभी बात वो कह रहे हैं उस पर भी तो यकीन कर ही रहे हैं। अब सर, क्योंकि जो पर्पस है ना, जो ऑब्जेक्टिव है इस बात का, वो डिफीट हो जाएगा अगर वो नाम ले लें। जो नाज़ी एक प्रोपेगेंडा की टेक्निक थी, बिग लाई की, कि आप एक झूठ बोलो, बहुत बड़ा झूठ, उसको दोहराते रहो और इवेंचुअली जो लोग हैं वो उस पर यकीन कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है यही यहाँ पे हो रहा है कि पूरा नैरेटिव है कि इमरान खान साहब के पास बहुत ताकत है और वो जो है वो एनआरओ नहीं देंगे, जबकि लोग जो हैं वो इतने डरे हुए हैं कि वो उनके पास बार बार आके उनसे भीख मांग रहे हैं एनआरओ की। तो ये जो है, ये प्रोपेगेंडा है, वो बार बार ये कहते रहेंगे और लोग इस पर यकीन कर लेंगे। और जो पूरा हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें सच्चाई, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक तरह से इजाज़त नहीं है, उसमें लोग इसको काउंटर भी सही तरह नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो एक आइडियल सिनारियो है। दूसरी बात, अब सर भट्टी साहब ने कहा कि एनआरओ जो है उसका एक हिस्ट्री है। मेरा ख्याल है उस हिस्ट्री को पूरी तरह से हमें बयान करना चाहिए। एनआरओ जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, वो नल एंड वॉइड था। उसके तहत जिन लोगों के केसेस ख़त्म हुए वो वापस खुले। तो ये कहना कि बहुत सी जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनकी जो बेसिस थी वो एनआरओ पे थी, मेरा ख्याल है ये गलत होगा। और अब भी इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है एक इल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोस उसको कहते हैं, कि उनको लगता है उनके पास, वो दिखाना चाहते हैं उनके पास बहुत से इख्तियारात हैं, बहुत ताकत है उनके पास, इसलिए वो भी बार बार ये बात करते रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि अगर वो चाहें वो एनआरओ दे सकते हैं। ये गलत बात है। एक तो उन्होंने, आप देखें, उन्होंने किंग्स का नाम लिया लेकिन उन्होंने एम्पायर का नाम नहीं लिया। दूसरी बात ये कि सिर्फ उनके हाथ में तो नहीं है, अगर वो एनआरओ देना भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कैसे रिएक्ट करेगी, ये भी हमें सोचना चाहिए। सही। तो नाम आप कह रही हैं कि अपना इख्तियार दिखाने का है वो अंदाज है, बिल्कुल इल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोस जो है वो उसका है। और अगर वो बता देंगे तो जो उसका पर्पस है, उसका ऑब्जेक्टिव है, वो खत्म हो जाएगा। तो न्यायी साहब, अगर ये सिर्फ बातें की जा रही हैं, कोई नैरेटिव बनाया जा रहा है या इख्तियार बताने का तरीका, जिस तरह रीमा कह रही हैं, आपके ख्याल में, क्योंकि अपोजिशन चैलेंज भी कर चुकी है कि आप बताएं कि इन लोगों ने एनआरओ मांगा है, तो क्या ये वही बात है जो रीमा कह रही हैं, या वाकई कोई सिफारिश की जा रही है वज़ीर आज़म साहब से, इसलिए वो बार बार कहते हैं? अब्सा, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक वाक़या है जिसको मैं कहता हूँ कि आज पूरी कौम जो है उसकी, जिसको कहना चाहिए कि उसने हिलाया हुआ है। राना सनौल्ला को
इन्होंने 4-5 दिन से उस सेल में रखा हुआ है जो 6/8 का है, और जहाँ जेल के अंदर वो जेल कहलाती है, और जेल के जो कैदी हीनियस क्राइम में जेल के अंदर जो क्राइम करते हैं उनको सजा के तौर पे 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन रखा जाता है। वहाँ पंखा ले गए जी मुरम्मत कराने के लिए इस अजाब में। आपको पता है लाहौर के अंदर आप भी हम भी बैठे हैं और वो भी बैठे हैं कि लाहौर में इस वक्त कहर की गर्मी पड़ रही है। अभी बारिश हुई है, शायद अल्लाह ने राना सनौल्ला के लिए भेजी है। दवाएँ उनसे ले ली गई हैं। बीवी को जब मिलवाने के लिए ले आए तो वो नीम, जिसको कहना चाहिए कि कमज़ोरी के आलम में 2 आदमी सहारा दे के उनको वहाँ लाए और उनको बिठाया, और उनके साथ जो ये जुल्म रवा रख रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि उस सेल की शीट्स जो है वो तारीक है और लोहे की शीट्स हैं, तो इस पंखा भी नहीं है और लगता है ऐसे जैसे उसको हीटर बन जाती है वो शीट्स। इस हाल में खाना उनको जिसको कहना जी 3 दिन नहीं दिया गया। गंदा पानी जो है उनको एक ऑर्डिनरी ग्लास में देता हूँ, पता नहीं किस किस्म का पानी है। जो कुछ है, इमरान खान साहब बात सुनने, ये जो गड़ा खोद रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कह रहा हूं कि इसमें आपने गिरना है। इसको उतना ही गहरा करें जिसमें आपके फिर बचने की उम्मीद रह जाए। मैं आपको डीजी खान जेल में मिलने गया था और मुझे एक वाकया याद है 2007 का, ये नवंबर 2007 का, तो ये देख लें। पर दूसरी बात, न्याय साहब ठीक है, दूसरी बात चौधरी तनवीर के बारे में इतनी गलाजत है कि अभी स्कीम खत्म नहीं हुई और हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि जी चौधरी तनवीर की 7,000 कनाल पकड़ी गई। मुझे उनका मैसेज आया है उनके भाई एक्स MPA का कि उनके ससुर सास के नाम के जो उनकी इन लॉ की ज़मीन है उसको पहले तो कहा गया कि मुलाजिम है और उनकी ज़मीनें, और इन्होंने जाके उसके ऊपर जाके हर सूरत में ठीक न्याय साहब, उसका जो भी प्रोसेस है उसके तहत होना चाहिए न्याय साहब। पॉलिटिक्स या और राना सनाउल्लाह साहब से मुतालिक उनकी अहलिया ने बिल्कुल बाकायदा प्रेस टॉक की है। न्याय साहब, आपके ख्यालात इन दोनों मामलात पे अपनी जगह, NRO के ऊपर एक मुख्तसर आप कमेंट कर दें। देखें, बात यह है कि एक बंदा जो बिल्कुल शौकत अजीज की तरह हैंड पिक्ड है, नीचे की जो टीम है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, डिस्कनेक्ट है, और जब सीटी बजेगी खेल जमेगा। एक बंदा जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी से लेके, बुजदार से लेके, बाबा अरवान से लेके, फवाद चौधरी साहब से लेके, एक बंदा इसके साथ नहीं होएगा। वो काफ लीग की तो उसी तरीके से मुशर्रफ के साथ हो जाएगा। आज जमाली नहीं है, आज शौकत अजीज है, आज चौधरी शुजात है, तो ये इसकी हैसियत है। दूसरी बात यह है कि बादशाहों की आप बात रिफ्यूज करोगे, जैसे रीमा ने कहा जनरलाइज बातें करते हो, नाम लो अखलाकी जिम्मेदारी के, और दूसरी जिनकी आप ड्राइविंग करते हो, जिनसे आपने 9 बिलियन कौम की तस्वीराती पॉलिसी गिरवी रख के आपने ईरान खित्ते के क्या हालात है उसमें पैसा पकड़ के लेके आए हो, एडवांस पेमेंट ले आए हो, जिसका कारनामे आपने मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सर अंजाम देने। NRO, भट्टी साहब सही कह रहे हैं, और एक ही सच्ची बात उन्होंने की है कि NRO जो है वो आपकी हुकूमत के, अगर उसको NRO को कुछ समझा जाए तो उसके तहत वजूद में आई है। और नवाज शरीफ साहब जेल में थे, भट्टी साहब शहबाज जेल में किले में थे जब उनको भेजा गया था, उसकी जितनी मर्जी तौजीह करें, लेकिन एक बात आखिरी है कि जैसे पाकिस्तानी टीम में एक अलग लेसन आया, इनको अल्लाह की तरफ से लेसन आएगा, पकड़ में आएंगे बड़ी जल्दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाजमत अपग्रेडेशन केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत से टीवी पर तकरीर करवानी हो तो करवा लें, काम नहीं। उन्होंने कहा कि कोई ब्यूरोक्रेट डर की वजह से ठीक काम भी करने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक सर्विस को पता है कि वो 5 साल बाद नैब के केस भुगत रहे होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल वाले पब्लिक सर्वेंट अब केस भुगत रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मजीद कहना था कि सही काम में भी गलती हो जाती है, कोई पब्लिक सर्वेंट गलती करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी नैब के दायरा कार में दे दिए हैं। अगर ब्यूरोक्रेट 1100 उन्होंने कहा कि ऑर्डर करते होंगे तो कुछ उसमें गलत भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम मुख्तलिफ और नैब करप्शन मुख्तलिफ है, लेकिन हमने दोनों को मिला दिया है। मोअज़्ज़िज़ जज ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि नायब कासिद का केस भी नैब के पास और DG का केस भी नैब के पास है। इस तरह कैसे काम आगे बढ़ेगा, सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू
करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, टीवी पर तकरीर करवानी हो तो करवा लें, काम नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, कोई ब्यूरोक्रेट नैब के डर की वजह से ठीक काम भी करने के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस कियानी, क्या बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं? बाबर सत्तार साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। बाबर साहब, कितनी अहमियत के हामिल हैं ये रिमार्क्स? जी 100% बयान दुरुस्त है। हम तो ये बात पहले भी कई दफ़ा इस प्रोग्राम में कर चुके हैं कि हमने इस मुल्क में इरेगुलरिटी, इलीगैलिटी और क्रिमिनलिटी का जो फ़र्क है वो ख़त्म कर दिया है। और जज जो हैं वो एक तरह के ऑडिटर्स हैं इस मुल्क के। हुकूमत की बहुत सारी चीज़ें उनके सामने। सही, दोबारा राब्ता करते हैं उनसे। न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, आपके ख्याल में वैसे ये हुकूमत का अपना नुकसान नहीं है इसके अंदर, जिस तरीके से जस्टिस कियानी साहब जो रिमार्क्स दे रहे हैं कि ये जो नैब का तर्ज अमल है जिसकी वजह से डर खौफ है ब्यूरोक्रेट्स में? मेरा ख्याल है मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ, क्योंकि आपकी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पहले ज़्यादा टाइम दिया है। कि तकरीर की जगह जो है ना, एक सिर्फ इजाफा करूँगा। जवाब तो मेरा यह है कि बिल्कुल उन्होंने जस्टिस साहब सही कह रहे हैं, तकरीरें झूठ बोलते हैं। हुकूमत जो है टीवी पे आके झूठ बोल रही है। और वो जो रीमा ने कहा था जोसेफ गोएबल्स का, कि बिल्कुल आप ऐसा करो कि इसको इतना प्रोपेगेंडे को ऐसा हथियार बनाओ मोहलिक कि पास लोगों को करके रख दो। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, उनका पॉइंट बड़ा अच्छा है और मैं जवाब हाँ में है। पॉइंट बड़ा अच्छा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स भी नायब दायरा, एडमिनिस्ट्रेटिव काम मुख्तलिफ और नायब करप्शन मुख्तलिफ, ये ज़हन में रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म को कतरियों ने भी कहा है, शिकायत की है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने दे रही, और वज़ीर आज़म ने इसका कैबिनेट में इजहार भी किया है। तीसरी बात, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी का भी सुन लें कि 25,000 डुअल नेशनल हैं और कई ऐसे हैं जिनकी बाहर कनाडा, अमेरिका और वहाँ जायदादें औलादें वहाँ हैं और यहाँ वो काम कर रहे हैं, वो भी हैं। तो दोनों तरफ के हैं। कुछ हैं काम करने वाले ब्यूरोक्रेट, कुछ हैं कार्रवाइयाँ डालने वाले ब्यूरोक्रेट। तो अब कानून साजी तो करनी चाहिए इसके लिए, ताकि जो काम करने वाले ब्यूरोक्रेट हैं वो डरे ना। सही। तो मजहर साहब, आपके ख्याल में जो काम कर रहा होगा वो डरेगा नहीं, या फिर सबको ये डर खौफ होगा जिसका इजहार कर रहे हैं जस्टिस कियानी साहब? देखिए, मेरा जो रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो देख कर के उसका मिनिस्टर कैसा है उस लिहाज से वो काम करते हैं। रेयरली जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे वो शायद एक पोजीशन ले लेते थे और डिसेंड करते थे, वरना उसके बाद तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। अभी भट्टी साहब ने बात बताई कि कितने लोग जो है वो ड्यूल नेशनल हैं, और ऐसे ही नहीं आप ड्यूल नेशनल बनते। तो मेरे लिहाज से तो करप्शन की इंक्वायरी स्टार्ट ही ब्यूरोक्रेसी से होनी चाहिए। आप ब्यूरोक्रेसी से इंक्वायरी स्टार्ट करें, और वहाँ तो हम उनको पुलिस करने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमारे तो सारा एफर्ट ये होता है कि जी वो नाराज़ ना हो। पॉलिटिशियंस तो वैसे ही है, उसकी ऐसी कम तैसी, उसके साथ आपने जो करना है करना है। प्रॉब्लम तो यहाँ होती है, कितने ब्यूरोक्रेट्स नो करते हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स ने इनकार किया काम करने से, कितने ब्यूरोक्रेट्स क्यों अक्सर कोर्ट जो है पुलिस अफसर से कहती है कि आप गैर कानूनी काम क्यों मानते हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें। तो मेरा ख्याल है इसके दोनों पहलू हैं, मैं इसमें ऑप्शन कोई नहीं लूँगा, इसके दोनों पहलू हैं। एक तो ये कि जस्टिस कियानी की तकरीर का जो टेक्स्ट है वो चेयरमैन नैब को ज़रूर भिजवाना चाहिए, क्योंकि वो तो एक सियासी तकरीर कर रहे होते हैं, उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा। और दूसरा ये कि इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ग्रेड 19, ग्रेड 20, ग्रेड 21 नीचे के बेशुमार ऐसे हैं कि उनकी जायदाद, उनके असासों की आप तहकीकात करें तो आप हैरान। ऑप्शन साहब आप इसके ऊपर कोई नहीं ले रहे, थोड़ी वक्त की कमी है हमारे पास सवाल के लिए। रीमा, आपके ख्याल में क्या आप भी समझती हैं इस गुफ्तगू के दो पहलू हैं, या फिर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करती हैं आप जस्टिस कियानी साहब से? सब बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ मैं। कल एहसन इकबाल साहब भी कह रहे थे कि इस मुल्क में, ख़ास तौर पे इस हुकूमत में
काम अगर आप नहीं करते तो आपको रिवॉर्ड किया जाता है, अगर आप काम करते हो तो आपको सज़ा दी जाती है। और पहले भी हम बात कर चुके हैं कि नैब का जो कानून है वो इतना वसी है, उसमें जो ऑफेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं इस तरह के केसेस में। और जो असल में आपकी जो ज़्यादा मेगा करप्शन है वो कहीं साइड ट्रैक हो जाती है और आप इस कानून को इस्तेमाल करते हो बहुत और वजूहात के लिए। तो मेरा ख्याल है एक और ये वजह है जिसकी बुनियाद पे नैब लॉ में तरमीम होना बहुत लाजमी है। हाँ, का ऑप्शन आप ले रही हैं। साफ़ी साहब, आप क्या समझते हैं? जी दुरुस्त है उनका बयान। अच्छा बाबर साहब, आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लीजिए। ये अफसर मैं ये कह रहा था कि जजेस को भी पता चलता है जब बहुत सारे केसेस में बताया जाता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, उससे नजर आता है कि क्या हिचकिचाहट है। और इशू उन ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, मैं एग्री करता हूं, अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने करप्शन की है तो जाहिर है ये कानून इसलिए बना है। लेकिन हम आम प्रोसीजरल चीजों की बातें कर रहे हैं। एक फाइल चल रही है, उस पर किसी ने साइन किया हुआ है क्योंकि वो ऐसी पोजीशन के ऊपर था, उसे आप कॉल अप नोटिस दे के बुला लेंगे। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं, क्योंकि एज अ लॉयर आपको बहुत दफा ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करना पड़ता है मुख्तलिफ चीजों पे। वो साफ कहते हैं कि जनाब अगर हम ये पोजीशन लेते हैं एक लीगल काम होगा, लेकिन वो कहेंगे अगर हम ये काम करेंगे कल को नैब इसके ऊपर ये सवाल उठा सकती है। देखिए, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसे करते हुए अगर आपका प्रिडोमिनेंट कंसर्न ये है कि जनाब कल मुझे नैब नोटिस ना इशू करे और मेरी शोहरत ना खराब हो कि मुझे नैब के अंदर बुलवाया जा रहा है, तो नहीं काम चलेगा इस तरह से। तो ये करना पड़ेगा कि आप ब्यूरोक्रेट्स को काम कर, अगर किसी के एसेट बियॉन्ड मींस है जरूर उसके ऊपर मुकदमा बनाइए, लेकिन ये नहीं कि उसने क्यों एक फैसला किया और वो उसने फाइल के ऊपर अपना नोट लिख दिया तो आप कहें जनाब आपने ये नोट क्यों लिख दिया। ये काम नैब का नहीं। जायज़ केसेस आपके ख्याल में जरूर बनाए जाए, लेकिन ये डर खौफ नहीं होना कि काम में रुकावट बनता है ब्यूरोक्रेसी के लिए। हमारी तमाम तजियाकारों की राय साम मामले से मुतालिक आपने जानी। इजाज़त दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।